हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तशरा लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस। विच बिगिन विद दिस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो कौन सा नहीं है एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ऑफेंस? इट इज़ द थर्ड ऑप्शन, मोटिव। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी? लॉर्ड मैकॉले। वॉट आर द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस? अब वॉट आर द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इंटेंशन भी होता है, प्रिपरेशन भी है, देन अटेम्प्ट एंड कमीशन, ऑल आर द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्राइम इज, क्राइम क्या है हमारा? एक पब्लिक रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो जनरली प्रिपरेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पनिशेबल ऑफेंस बिकॉज। तो क्यों नहीं होता है भैया प्रिपरेशन? हम उसको क्यों पनिशेबल नहीं मानते हैं? कहीं कहीं पे मानते हैं, लेकिन नॉट फॉर द ऑल। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट बिफोर कमीशन ऑफ अ क्राइम स्टेट ऑफ माइंड में चेंज, यानी कि कमीशन से पहले भी हो सकता है जो ऑफेंस करने जा रहा है वो अपना माइंड चेंज कर ले और वो ऑफेंस कमिट ना करे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस इन ऑल आर देयर इन आईपीसी? तो कितने हैं? तो देयर आर 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच एक्ट, किस एक्ट की वजह से आईपीसी के कुछ प्रोविजंस में चेंजेस लाने पड़े, अमेंड करना पड़ा? तो दैट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 8 इज, द आईपीसी 1860 एक्सटेंड्स टू। अगर ये क्वेश्चन आपका 2019 से पहले आता, मीन्स दैट रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन से पहले आता, तो इट विल अप्लाई होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब इट अप्लाइज होल ऑफ इंडिया एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछ रहा है, व्हेन डिड द प्रेजेंट इंडियन पीनल कोड केम इन फोर्स? इट केम इन फोर्स ऑन 1st January 1860. Next is question number 10. A, who is a citizen of India, commits a murder without and beyond India, without and beyond India in USA. Okay, where can he be tried and convicted? ए कौन है? लेकिन सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो जब भी वो उसका कहाँ पे ट्राई होगा और वो कन्विक्ट होगा, इट विल बी ट्राई, ही विल बी ट्राइड इन इंडिया। कहीं पे भी वो मिलता है, वेर एवर ही इज़ फाउंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए रेजिडेंट एंड सिटीजन ऑफ दिल्ली, यानी कि इंडिया, कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ रेप इन लाहौर, एट लाहौर पाकिस्तान, एंड देन ही इज़ फाउंड इन कैलकाटा इंडिया, वेयर कैन बी ही ट्राइड, कन्विक्टेड एंड पनिश। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने क्लियर कर लिया था, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, कैलकाटा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, एक्स हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अडल्ट्री इन लंडन इंग्लैंड, वेयर इट इज़ नो ऑफेंस। अब तो इंडिया में भी नहीं है, वेयर ही विल ही बी ट्राइड? तो इसको अब हम कहाँ पे ट्राई कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके ऑप्शंस कहीं नहीं है, ही कैन नॉट बी ट्राइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में ही कैन नॉट बी ट्राइड बिकॉज अडल्ट्री इज़ नॉट एन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 विल अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेन इट इज वेयर एवर शिप और एयरक्राफ्ट मे बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वेयर एवर, और ये आपका बिलोंग करता है सेक्शन 4 से। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 इज, आईपीसी 1860 अप्लाइज टू। तो ये कहाँ पे अप्लाई करता है हमारा आईपीसी 1860? इट अप्लाइज, अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस,
सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. IPC 1860 अप्लाइज टू, एंड यहाँ पे ऑप्शन आपके 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस दिए हैं. वो इसलिए दिए हैं कि एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो भी ऑप्शंस बनते हैं हम सारे ही डिस्कस करते हैं. ओके, तो 14th का आपका करेक्ट आंसर है 7 ऑल ऑफ द अबव. ओके, और ये बोलता है आपका सेक्शन 3 एंड 4. ओके, मतलब any foreign citizen who commits an offence in India, any citizen of India who commits an offence in India, any citizen of India in place, without and beyond India. हम बात करें IPC किस पे अप्लाई करेगा, अप्लाइज टू. फिर any person whether of citizen of India or foreign citizen on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, any citizen of India who after committing the offence in India absconded to foreign country, a foreign citizen who after committing the offence in India, देखो फॉरेन सिटीजन है लेकिन कहाँ पे कमिट कर रहा है ऑफेंस, इंडिया में, रिटर्न्स टू हिज ओन फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पे IPC सब पे अप्लाई करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज अकॉर्डिंग टू IPC पर्सन इंक्लूड्स, तो पर्सन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर कॉर्पोरेटर और नॉट, और ये चीज़ आपके बोलता है सेक्शन 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो कौन नहीं फॉल करता है, member of legislative assembly, and this is written in section 21. okay, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो द फॉलोइंग पर्सन फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो कौन आता है आपके पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में, तो जजेस आते हैं पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में, एंड दिस इज गिवन इन सेक्शन 21. क्वेश्चन नंबर 18 इज among the following person who is not a public servant, पब्लिक सर्वेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कौन है कौन नहीं है, तो यहाँ पे who is not a public servant, तो then it is सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं दे आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 21. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ रॉन्गफुल गेन इज, मीनिंग ऑफ रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है भाई, इट मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी टू विच अ पर्सन गेन इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी कि आपको कोई गेन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, अनलॉफुली आप गेन कर रहे हो और आप उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हो, तो ये चीज़ आपकी बोली गई है सेक्शन 23 में जो बोलता है अनलॉफुल रॉन्गफुल गेन के बारे में. ओके, सेक्शन नंबर 20 की अगर हम बात करें रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ लॉस ऑफ अनलॉफुल मीन्स, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज इट इज़ लीगली एंटाइटल्ड, मतलब उस पर्सन का लॉस हो रहा है जो लीगली एंटाइटल्ड है, लेकिन उसका लॉस किस तरह से हो रहा है, अनलॉफुली हो रहा है. ठीक है, और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हमारा रेलिवेंट करता है विद सेक्शन 23. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनेस्टली. अब डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, तो डिसऑनेस्टली इज डिफाइंड इन सेक्शन 24 एंड इसका मतलब होता है सेकेंड हु एवर डज एनीथिंग विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. ओके, कोई पर्सन ऐसा काम कर रहा है कि किसी को तो रॉन्गफुल गेन हो रहा है और किसी को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस अंडर IPC, तो ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है अंडर IPC. सबसे पहली बात जो ऑफेंस है इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 40. तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है, एन एक्ट एंड ओमिशन. हमेशा अगर कहीं पे सिर्फ एक्ट भी लिखा है तो इम्प्लाइडली ओमिशन इज देयर, तो एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर IPC और एनी स्पेशल लॉ और एनी लोकल लॉ, दैट इज अ ऑफेंस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंजरी. अब इंजरी का मतलब क्या होता है, तो इंजरी जो वर्ड है ये हमारा डिफाइंड है सेक्शन 44 में.
Okay, and the correct answer is any harm illegally caused to any person in body, mind, reputation और property. तो यहाँ पे हमारे 4 चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे किस तरह की इंजरी की बात की गई है, बॉडी की, माइंड की, रेपुटेशन की और प्रॉपर्टी की. 24th क्वेश्चन is as per the Indian Penal Code the word oath includes. तो the word oath includes a solemn affirmation or declaration required or authorized by law to be made before an authorized public servant or a court. और ये आपका जो oath है, this is given in section 51. Definition clause is very important. Okay. Question number 25 is dash is not a valuable security. क्या valuable security नहीं है? तो valuable security की बात की गई है हमारे section 30 में. एंड डिवोर्स डीड की अगर हम बात करें तो दैट इज़ नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 26 अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड द मीनिंग ऑफ गुड फेथ. अब गुड फेथ हमारा डिफाइन कहाँ है? गुड फेथ इज डिफाइंड इन सेक्शन 52. गुड फेथ का मतलब होता है वर्क डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 आपकी बात करता है इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड गुड फेथ हैज़ बीन डिफाइंड. तो ऊपर ही हमने बता दिया था आपको सेक्शन 52. कॉमन इंटेंशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी. कॉमन इंटेंशन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, तो कॉमन इंटेंशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी. क्वेश्चन नंबर 29 is in the IPC the act or which act or omission is not in itself an offence relating to a joint liability. तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमन इंटेंशन एंड द सेक्शन इज 34. 30th क्वेश्चन इज IPC. In IPC the relevant section defining court of justice. तो relevant section defining court of justice is section 20. Question number 31st is according to IPC come within the ambit of punishment. क्या चीज़ आती है within the ambit of punishment? It is all of the above. डेथ सेंटेंस भी आता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन. ये सब कुछ ही आता है आपके पनिशमेंट में. एंड द रेलिवेंट सेक्शन इज सेक्शन 55. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ. फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इसका करेक्ट आंसर क्या है? It is not necessary to obtain consent of the offender by the appropriate government. Appropriate government को consent की ज़रूरत नहीं है कि offender की ली जाए. This is given in section 54. Question number 33 की बात करें तो for the commutation of sentence of imprisonment for life. ये डेथ की बात कर रहा था, ये लाइफ की बात कर रहा है. यहाँ पे 33 में 1 बोलता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स. एंड द सेक्शन इसके लिए सेक्शन है हमारा सेक्शन 55. क्वेश्चन नंबर 34 अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज अनट्रू यानी कि गलत है. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. डेथ ऑफ अ ऑफेंडर डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ बोथ. अब ऑफेंस है, पनिशमेंट उसकी क्या है? दोनों चीज़ें हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन भी है. देन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन फॉर व्हाट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट कैन पनिश द ऑफेंडर. तब कितना, अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन करते हैं तो कितना पनिशमेंट होता है? तो इट इज़ सच टर्म शेल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस. एंड दिस इसका सेक्शन है हमारा सेक्शन 65. ओके, क्वेश्चन नंबर 36 इज इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली. अब क्या है, पनिशमेंट क्या है हमारी? सिर्फ फाइन है. द इम्प्रिजनमेंट which the court imposes in default of punishment of fine shall be simple. कितना टर्म होता है, कितने पैसे के लिए कितने टर्म की पनिशमेंट होती है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर है
ऑल ऑफ द अबव, और ये आपका दिया गया है सेक्शन 67 में, जहाँ पे अगर फाइन सिर्फ 50 रुपये का है तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 मंथ्स है। अगर वहाँ पे फाइन सिर्फ 100 रुपीज़ तक का है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 4 मंथ है। अगर उससे ज़्यादा अगर फाइन का है तो इट इज़ अप टू 6 मंथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 637 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपका डिफाइंड है इन सेक्शन 74। क्वेश्चन है मैक्सिमम टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो इट इज़ 3 मंथ्स, लेकिन वो किस में दिया जाता है, टुकड़ों में दिया जाता है। ओके, फ्रैक्शंस में। 38th क्वेश्चन है इन वन टाइम व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है 14 डेज। अब क्वेश्चन ऊपर आपका क्या पूछा है, मैक्सिमम टर्म कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवॉर्ड कर सकती है, दे सकती है कोर्ट, तो इट इज़ 3 मंथ्स। अब आपसे नेक्स्ट जो 38th क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि एक बार में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी 3 मंथ्स का आपका होगा वो कैसे होगा, फ्रैक्शन में होगा, टुकड़ों में दिया जाएगा। अब उसमें भी आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वन टाइम में, एक बार में मैक्सिमम हम कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, तो इट इज़ 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 इज अंडर IPC विच पनिशमेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड, तो कौन सी पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं अंडर IPC, तो सेक्शन ये बात करता है आपका सेक्शन 53 में। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और फॉर एनी टर्म, तो ये जो काला पानी की जो सज़ा होती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे होती थी, ये अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 इज in which leading case the Supreme Court laid down that in rarest of the rare cases death sentence can be imposed, तो it is rarest of the rare case का simple सा आंसर है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 is where no sum is expressed to which a fine may extend, जहाँ पे आपका फ़ाइन का बताया नहीं गया है कि कितना फ़ाइन हम इम्पोज कर सकते हैं, किस लिमिट तक, तो अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज़ लायबल इज़, तब वहाँ पे कितना अमाउंट इम्पोज किया जाएगा, तो इट इज़ अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव, यानी कि डिटरमाइन तो नहीं किया गया है तो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन उसकी देने की क्षमता के ऊपर देखा जाएगा कि वो कितना दे सकता है, और ये चीज़ आपकी बोली गई है सेक्शन 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 53 ऑफ IPC व्हाट डज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, क्या नहीं आता है पनिशमेंट की कैटेगरी में, तो दैट इज एडमोनिएशन एंड प्रोबेशन, and it is given in section 53. Question number 43 is an offender of court being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry believing Z to be Y arrested Z। अब क्या हुआ, एक ऑफिसर है कोर्ट का, उसको ऑर्डर मिला, ए को ऑर्डर मिला कि वाई को अरेस्ट करो। ए ने पूरी इंक्वायरी कर ली। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी ए को समझ में आया कि जो जेड है, ठीक, कोई दूसरा बंदा है जेड, वो ही क्या है, वाई है। उसको क्या हो गया, गलती हो गई, उसको मिस्टेक हो गया, तो व्हाट ऑफेंस, अब उसने क्या किया, जेड को पकड़ लिया, वाई की जगह उसने क्या किया, जेड को पकड़ लिया ए ने। तो अब पूछा जा रहा है कि ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो 43 में कौन सा ऑफेंस इसने कमिट किया है, इट इज़ 43 का 3 आंसर है। ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट द ऑफिसर इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट अरेस्टेड जेड, देयरफॉर ए कमिटेड नो ऑफेंस, यानी कि क्योंकि उसने यहाँ पे जो वर्ड आपका यूज़ किया गया है ड्यू केयर करने के बाद गुड फेथ ने उसने क्या किया, क्योंकि उसे पता था कि ही इज़ बाउंड विथ लॉ, तो उसने जब उसको अरेस्ट किया है, ए ने जब जेड को अरेस्ट किया है ये समझ के कि वो वाई है, विथ ड्यू केयर एंड विथ इन गुड फेथ,
और उसको ये भी पता है ही इज़ बाउंडेड विद लॉ, तो इसीलिए ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। एंड ये आपका दिया गया है सेक्शन 76 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इन गुड फेथ। A in good faith, justified by law, doubts that B has committed theft in his house. A गुड फेथ में वो समझ रहा है कि B ने क्या किया है, उसके घर पे चोरी की है, एंड देयरफॉर ही डिस्क्लोजेस हिज डाउट टू द पुलिस। इसीलिए A ने क्या किया, पुलिस को बता दिया कि भाई मुझे लगता है, मुझे डाउट है कि B ने मेरे घर पे थेफ्ट किया है। Afterwards, it reveals that B had got no connection with the theft which took place at the house of A. इसके बाद अब जब थोड़ी इंक्वायरी की पुलिस वालों, इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस वालों ने, तब पता चला कि नहीं, बी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ए के घर में जो चोरी हुई है। तो यहाँ पे व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय ए। अब ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, क्योंकि उसने डाउट बताया था। तो 44 में कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले ही लिख दिया है ए इन गुड फेथ। तो सिंस ए डाउटेड जस्टिफाइड बाय लॉ, भाई डाउट तो हो गई, उसके घर में चोरी हुई है, थेफ्ट हुई है, तो वो डाउट तो करेगा ही, लेकिन गुड फेथ में किया था, दैट इज वाई ही कमिटेड नो ऑफेंस। एंड दिस इज गिवन इन सेक्शन 79। क्वेश्चन नंबर 45 इज A sees Z commit what appears to। अब A ने Z को देखा कि A to be a murderer। A ने Z को जब देखा, उसको ऐसा लगा कि मर्डर हुआ है। A in exercise to the best of judgment exerted in good faith of the power which law gives to all the person of apprehending murderers in the act seizes Z in order to bringing Z before the proper authorities। what offense has been committed by A। A ने जब Z को देखा, क्वेश्चन समझते हैं, A ने जब Z को देखा तो A को ऐसा लगा कि इसने मर्डर किया है। दो हो सकता है उसने प्राइवेट डिफेंस किया हो। तो ए ने क्या किया, इन गुड फेथ उसने जेड को पकड़ लिया, और पकड़ के उसने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ले जाने के लिए उसको पकड़ा। अब यहाँ पे पूछ रहा है इन गुड फेथ, यहाँ पे क्या लिखा है, इन गुड फेथ। तो यहाँ पे जब गुड फेथ भी लिखा है, प्लस ये भी है कि भाई हमारे जो लॉ है वो एक प्राइवेट पर्सन को भी पावर देती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑफेंस किया है, तो ए कमिटेड नो ऑफेंस। और ये चीज़ आपकी सेक्शन 79 के इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। गो थ्रू द इलस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 इज अकॉर्डिंग टू IPC when an act is considered to be an accident। कब एक एक्ट को हम क्या मानेंगे, एक्सीडेंट मानेंगे। तो ऑप्शन ज़्यादा हैं, प्रोबेबल ऑप्शन सारे दिए हैं हमने। तो जो फिफ्थ आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट क्या कहता है, when an lawful act is done without criminal intention or knowledge done in a lawful manner। okay, second, when an act is done by accident or misfortune taken due care or attention। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, पहला ऑप्शन बोल रहा है आपका कि लॉफुल एक्ट हुआ है, बट कोई हमारी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, कोई हमारा नॉलेज नहीं था कि भाई जो भी हमारा एक्ट हो रहा है उससे कोई किसी को हानि पहुंचेगी। सेकेंडली, जो एक्ट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है, हमने पूरा ड्यू केयर भी लिया था, ठीक, अटेंशन भी थी, लेकिन हमारी क्या हो गया भाई, गलती से हो गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बनेंगे दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों हमारे आंसर है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप MCQ पढ़ते हैं तो गो थ्रू
ऑल द ऑप्शंस। ये नहीं कि हमने अब इसी में क्या होता कि अगर हम ये वाला पढ़ते बाकी का नहीं पढ़ते तो फिर हम 1 पे टिक कर देते। तो ऐसी गलती मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिएगा, सारे ऑप्शंस पढ़िएगा ज़रूर ताकि आप एक अच्छे फ्रूटफुल कंक्लूजन में आप निकलें। और ये चीज़ आपकी बोली गई है सेक्शन 80 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 इज which section of IPC provides which section of IPC provides for accident in doing lawful act। तो कौन सा सेक्शन आपकी बात करता है? इट इज सेक्शन 80, अभी ऊपर बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 48 इज ए वॉज एट वर्क विथ हैच्ड। ठीक, हैच्ड क्या होता है? एक एक्स टाइप का होता है, कुल्हाड़ी होती है। ओके, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स जेड। द एक्ट ऑफ ए इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस बिकॉज। अब वो क्या कर रहा था? ए कुल्हाड़ी से साथ काम कर रहा था, उसका जो हेड था, जो लोहे का हेड था, वो क्या हुआ? वो वहाँ से उछल के उसके जेड को लगा और जेड की हो गई डेथ। अब यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि वो कोई ऑफेंस नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों वो ऑफेंस नहीं है? तो इट इज़ द आंसर इज फर्स्ट, देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑफ द पार्ट ऑफ ए एंड देयर वॉज नो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऑफ ए। और ये आपका दिया है सेक्शन 80 के इलस्ट्रेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 इज ए हु इज़ अ वेल नोन स्विमर, एक्सपर्ट है, वेल एक्सपर्ट स्विमर है, सीज दैट चाइल्ड ऑफ 5 years वॉज ड्राउनिंग इन अ कैनाल। ए देखता है कि एक छोटा बच्चा 5 साल का डूब रहा है और ए क्या है? एक्सपर्ट स्विमर है। Although A was able to save the child from drowning in the water, but he did not do so। अब इसने क्या किया कि ए बचा सकता था, लेकिन ए ने क्या किया? नहीं किया, उसे डूबने दिया। अब फाइनली हुआ क्या कि बच्चे की डेथ हो गई डूबने से। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ए ने कोई ऑफेंस किया है? 49 की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस। मॉरली ही वॉज रॉन्ग, उसको बचाना चाहिए, लेकिन अगर आप लीगल लाइबिलिटी बनाते हो तो यहाँ पे कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो दैट इज़ वाई ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 50 इज ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन houses to prevent the conflagration from spreading. He does it with the intention in good faith of saving human life of property. What offense has he committed by A? अब हुआ क्या है? लाइन से घर बने थे, ठीक है, घर बने हुए हैं। अब यहाँ पे आग लग गई, एक मकान में आग लगी, तो ए ने क्या किया? जो बीच वाला मकान था उसको गिरा दिया। उसको क्या किया? गिरा दिया, ताकि ये कंटिन्यूएशन क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है इंटेंशन उसकी गुड फेथ है, ड्यू केयर था, इंटेंशन उसकी कोई भी नहीं थी, गुड फेथ की इंटेंशन थी, तो कभी भी उस बंदे ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ए committed no offense because A did this act with the intention in good faith of saving human life or property. Okay, that's all for today, and I wish all of you for the Chhattisgarh exam all the best. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा एंड प्री के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, देन अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।